विधायक कांग्रेस के हैं, बहुमत में है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर कांग्रेस इस बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतार भी दिया तब भी कांग्रेस के तमाम विधायक अगर मीनाक्षी नटराजन को वोट करते हैं तो प्लस वोटों के साथ वो राज्यसभा जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों पर कांग्रेस के नेताओं को नहीं बल्कि बीजेपी को ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। आपने अभी महेश केवट को मिठाई खिलाते हुए वो तस्वीर देखी होगी जहां सब कुछ बहुत अब खुशनुमा दिखाई दे रहा है, सबके चेहरे बड़े खिले खिले दिखाई दे रहे हैं, सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये भरोसा कांग्रेस अपने विधायकों पर क्यों नहीं कर पा रही और बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है? उसकी वजह ये है कि जो हम लोग पत्रकार लोग हैं इतिहास को देख के बात करते हैं। 2016 में रविंद्र दुबे जबलपुर से जुड़े हुए हैं। 2016 में विवेक तनखा जी को जब यहाँ वोट उम्मीदवार बनाया गया था राज्यसभा का, तो जिस तरीके से तोड़ फोड़ की थी बीजेपी ने कांग्रेस विधायक दल में, तो वो चुनाव उनको हारना पड़ा था। वो चुनाव हार गए थे। 2020 में फिर यही कहानी दोहराई गई। 2020 में कांग्रेस को पूरा तोड़ दिया गया और कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई। तो कांग्रेस का जो इतिहास है वो इसी तरीके का है। अभी हमने बिहार में देखा, अभी हमने उड़ीसा में देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, मैंने अपने क्रॉस वोटिंग को हम आसान भाषा में कहें तो अपने उम्मीदवार को वोट ना देके विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। तो जो क्रॉस वोटिंग का जो डर है कांग्रेस में हमेशा से बना रहता है। बीजेपी चूंकि सरकार में रहती है, बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी की जो मजबूती है, बीजेपी सरकार की जो मजबूती, तो बीजेपी के विधायक यहाँ वहाँ नहीं जाते। अभी भी 63 उम्मीदवार या 63 वोट कांग्रेस के पास हैं। चाहिए कितने? 58, यानी कि अभी भी 5 ज्यादा हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि जब कंफर्टेबल पोजीशन में है तो फिर घबराहट क्यों? घबराहट इस बात की है कि इतिहास गवाही देता है कि कांग्रेस के विधायक टूट जाते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं। हाल में बिहार में हुआ, हाल में उड़ीसा में हुआ, मध्य प्रदेश में भी विवेक तनखा जी को एक बार हार का मुंह इसलिए देखना पड़ा था कि क्रॉस वोटिंग हो गई थी। 2020 में सरकार गिराई गई थी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो इतिहास है वो दल बदल करने का, दो फाड़ होने का है। तो इसलिए कांग्रेस पर घबराई हुई थी। जाने कौन 10 वो लोग होंगे जिन पे बीजेपी की नजर होगी और जिनको बीजेपी अपने खेमे में, अपने पाले में लेने के लिए उतावली होगी। तो ये तो हो सकता है कि अब तक कर लिया हो। बिल्कुल, ये बड़ी बात क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अब किया जाएगा। रविंद्र जी से मैं एक कमेंट ले लेता हूं। रविंद्र जी, जिस बात का जिक्र ब्रजेश जी लगातार कर रहे हैं कि भाई कोशिशें होती है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो हमारे पाले में आ सकते हैं, उनको साधने की कोशिश शायद हो चुकी होगी। यही कारण है कि तीसरा उम्मीदवार दे दिया गया। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कंफर्टेबल पोजीशन पर होने के बाद भी कांग्रेस के विधायक अगर यहां वहां जा रहे हैं तो इसका कोई स्थायी समाधान कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं निकाल पा रही है? जो ऑपरेशन लोटस के आरोप लग जाते हैं और उनके विधायक दूसरों को सपोर्ट कर जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से सिंधिया जी ने एग्जिट किया था और वो अपने समर्थकों को ले गए थे, तो कांग्रेस में एक छत्र परंपरा है। तो छत्र परंपरा होने की वजह से क्या उनके जो समर्थक विधायक होते हैं वो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं होते, वो छत्रपों के प्रति वफादार होते हैं। तो जैसे सिंधिया के साथ एक 22-27 विधायकों का खेमा चला गया था। अब कोई ना कोई बड़ा नेता ऐसा है जो इस राज्यसभा की टिकट पर निगाह लगाया हुआ था, वो यदि उसको नहीं मिली है तो उसके समर्थकों को जब उनकी तरफ से इशारा मिला तभी तो बीजेपी ने कदम बढ़ाया होगा ना। बीजेपी तो पहले से कह रही थी हम नहीं लड़ाएंगे, हमारे पास नंबर नहीं है, कांग्रेस के पास नंबर है। जैसी नाम की टिकट की डिक्लेयर होती है और वो जो भी बड़ा छत्रप हो, 3-4 बड़े छत्रप उसमें से मांग रहे थे टिकट, हो सकता है उनमें से उनके 5-7 विधायक एग्जिट करे और क्रॉस वोटिंग कर दे। और जैसा उड़ीसा में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो कांग्रेस के लोग हमेशा से ऐसा करते आए। देखिए, लगातार विपक्ष में रहने की वजह से भी उनके पास संसाधनों का संकट है, विधायकों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोक रहा हूं इस वक्त। कांतिलाल भूरिया क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। ये सारे इनकी गलत तरीके से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। डॉक्टर विक्रांत तेलंगाना ले जा रहे हैं अपने विधायकों को, तेलंगाना ले जा रहे हैं अपने विधायकों को, किसने कह दिया? जानकारी भी नहीं। तो आप मन से कहना शुरू कर देते हो। अभी तो बात ही नहीं, मीटिंग अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी। तेलंगाना वाला हमारे लोग मजबूत कहीं जा रहे। तो कांतिलाल भूरिया को आप सुन रहे हैं जो बड़े दबंग हैं अपनी बातों को रखने और कहने में। विक्रांत भूरिया, ये अच्छा विक्रांत भूरिया एमएलए हैं। खैर वहां हलचल बहुत तेज गए। लेकिन ब्रजेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है। हम सुबह से लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार अलग अलग लोकेशन से हम हमारे सहयोगियों के जरिए लाइव ले रहे हैं। कल हमने देखा था जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया था परसों, तब बहुत बड़ी हलचल थी।
पूरे प्रदेश में माहौल ऐसा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कुछ करने वाली है, जबकि वो 2 सीट थी जिस पर तय माना गया है कि भाई ये दोनों सीटें बीजेपी के खेमे में जा रखी हैं, उस पर कहीं कोई कांटे की टक्कर वाली स्थिति नहीं है। लेकिन आज जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान करने के बाद नामांकन फाइल करने जा रही है, 11 बजे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो हैं अब एक एक करके दफ्तर पहुंचना शुरू हुए हैं। तो ये क्या रणनीति पहले से तय नहीं होती है? कुछ नेता उमंग सिंगार के घर चले जाते हैं, कुछ विधायक जीतू पटवारी के घर चले जाते हैं, कुछ कांतिलाल भूरिया के यहाँ चले जाते हैं, कुछ दिग्विजय सिंह के यहाँ चले जाते हैं। तो ये जो अलग अलग खेमों में बंटना है, ये भी तो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मैसेज देता है। एकजुट क्यों नहीं हम हो पा रहे? नहीं, बिल्कुल यही बात रवीन ने कही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में जो कार्यकर्ता होते हैं वो नेता के होते हैं, पार्टी के कम होते हैं। तो यही वजह है कि अब जैसे ही अब गतिविधियां हुई, यदि आप यकीन मानिए यदि ये तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं उतारा होता तो अभी कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा होता, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जोश में होते और वैसे ही धूमधाम से पर्चा भरवाने की तैयारी कर रहे होते जैसा कि बीजेपी ने किया था और वैसे ही उन्होंने किया भी था। और इसके पहले जो बैठक हुई थी उसको कमलनाथ ने वर्चुअल संबोधित करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। दिग्विजय सिंह उस बैठक में पहुंचे थे और सबको एकजुट रहने को और आगे बढ़ने की सलाह दी थी। मगर जिस तरीके से रात में एक प्रत्याशी उतार दिया है तो कांग्रेस की नींद उड़ गई है और उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब उनको जिताना बहुत चुनौती वाला काम पड़ गया है। हालांकि जीतू पटवारी पहले दिन से कह रहे थे यदि उतारेंगे तो हम मजबूत होकर सामने आएंगे और हम लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं। तो जीतू पटवारी के लिए तो अच्छा है कि वो अपनी दमदारी दिखाएं कि वो कितना एकजुट करके रख पाए हैं। उमंग सिंगार के लिए अच्छा है कि उनके सामने फिर एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने विधायकों को एकजुट करके रख पाएं और फिर अपनी प्रत्याशी को जिताएं। मगर यदि नहीं जिता पाते हैं तो इन दोनों जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जो कि नई पीढ़ी के लीडर हैं, तो इनकी साख पे बट्टा लग जाएगा और इनकी बुरी तरह किरकिरी होगी कि अपने मुझे 2016 वाला वो वाकया याद आ रहा है और आप उसे बहुत अच्छे से जानते भी, आप उसे करेक्ट भी करेंगे। मैं आ रहा हूँ रविंद्र जी आपके पास, एक वाकया जरा सुन लेते हैं ब्रजेश जी से। जब विवेक तनखा यहाँ नामांकन फाइल करने आए थे तब दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, नामांकन फाइल कराया और तुरंत विमान से वापस दिल्ली के लिए उड़ गए। तब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने, जैसा कि आप मुझे बताएंगे, कांग्रेस के कई नेताओं से जब आपकी चर्चा हुई थी तो ये कहा था कि भाई ऐसे जमीन पर जब तक नहीं उतरेंगे तब तक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो यही परिस्थितियां क्या कांग्रेस में हमेशा बनती रहती है? बिल्कुल यही फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस का कि बीजेपी ज़मीन पे चुनाव लड़ती है और कांग्रेस हवा में चुनाव लड़ती है। कांग्रेस हमेशा से बड़े नेताओं के बोझ से दबी हुई पार्टी रही है, चाहे सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता कम होते हैं। तो जब तक अच्छे दिन चलते रहे तब तक कांग्रेस के अच्छे दिन चले, मगर जब बीजेपी ने ग्राउंड वर्क करना शुरू किया, अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को बड़ा नेता बनाना शुरू किया, तो कांग्रेस सदमे में आ गई और कांग्रेस अब तक जमीनी पकड़ करवा नहीं पा रही। आप जिस 2016 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं रंजना का रुख कर लेता हूं। रंजना इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। रंजना, क्या हालचाल वहां पर? कब तक निकलने वाले हैं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता? रंजना नागिन जी से मैं कहूंगी कि वो पहले मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें दिखाएं दीपेश, और अभी फिलहाल जो अंदर अभी बैठक चल रही है, तमाम नेता, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं बीजेपी के, वो अभी अंदर मौजूद हैं। लगातार बैठक चल रही है और जीत को लेकर जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है दीपेश, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब कैबिनेट मंत्री विश्वास सरंग से बात की थी तो उन्होंने खुद ये साफ तौर पर कहा था कि जी हाँ, बिल्कुल तीसरा उम्मीदवार उतरा है और जीत पूरी तरह से बीजेपी की सुनिश्चित है। तो यहाँ पर जो तमाम नेता हैं, वो मंत्री हैं, वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसमें ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ काम करती है और प्लानिंग पूरी तैयार हो चुकी है। और इसीलिए जब पूरा खाका तैयार हो गया था उसके बाद ही तीसरे कैंडिडेट के रूप में जो पता है वो खोला गया है, क्योंकि अटकलें तो लगातार चल रही थी, लेकिन जब रणनीति पूरी तरह से बन गई है उसके बाद ही तीसरे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और वही प्रत्याशी आपसे कुछ देर बाद नामांकन करने के लिए पहुंचने वाला है। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। विवेक, क्या और भी कुछ वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं? अंदर क्या चर्चा चल रही है? कैसे अब विधायकों को एकजुट रखा जाएगा? विवेक, देखिए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के लगभग करीब मेरे ख्याल से 40 से 50 विधायक भी पहुंच गए हैं और करीब 11:30 पौने 12 के आसपास मीनाक्षी नटराजन भी कांग्रेस दफ्तर से नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचेंगी और की तीसरे फ्लोर पे बैठक चल रही है। जीतू पटवारी भी कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं और मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाने के साथ अब जीत का दायरा तय करने के लिए कांग्रेस के
कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरी सीट पर बीजेपी ने अपनी निगाहें जमाई हैं और बीजेपी की जब इतनी बड़ी प्लानिंग है तो कांग्रेस अपने नेताओं की घेराबंदी करके और चुनाव जीतने तक सफल रहती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बहुत समय के बाद कांग्रेस में इतनी हलचल देखने के लिए मिली है, क्योंकि राज्यसभा की इकलौती सीट मीनाक्षी नटराजन के लिए रखी गई है। ऐसे में बीजेपी ने तो सभी को एकजुट रखा जाए। संभवतः दूसरे राज्य विभेजने की स्थिति है, ये स्थिति जानती है कांग्रेस की, ये बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ये कोशिश है कि आरिफ मसूद और कुणाल को भेजा गया है कि दिल्ली जाएं, दिल्ली में तेलंगाना या फिर केरलम उनको ले जा सकता है, क्योंकि सबको एक साथ रखना ये कांग्रेस सामने बड़ी चुनौती है। इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं को एकजुट रखा जाए। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में अंदर बैठक चल रही है तीसरे फ्लोर पर, और जीतू पटवारी की मौजूदगी में आगे यहाँ से जाया जाएगा। कांग्रेस के तमाम सारे विधायक पहुंच चुके हैं बड़े काफिले। बिल्कुल बड़ी बात इस वक्त आप कर रहे हैं कि तमाम विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन रविंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद गए। रविंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वो अंतिम के 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं, या फिर पूरी राजनीतिक का रणनीति बहुत मायने रखती है? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिना इशारा मिले हुए किसी न किसी ऐसे छत्रप का इशारा है जो उसने, जिसके पास 8 से 10 विधायक हैं जिन्होंने उनसे पहले से बात कर रखी, तभी भारतीय जनता पार्टी ने कदम आगे बढ़ाया। और बिना उसके रणनीति के नहीं हो सकता है। आप आज कर रहे हैं, हो सकता है बातें सब पहले तय हो चुकी हूँ, जैसा सिंधिया जी के साथ हुआ था कि सारी बातें पहले तय हो चुकी थी, उसके बाद उनके विधायकों को शिफ्ट किया गया था। और पूरी कांग्रेस इसी तरीके से कहती रही कि हम एकजुट हैं, सरकार नहीं जाएगी, सारे विधायक हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अंततः सरकार गई। राज्यसभा चुनाव में भी हम इसके पहले देख चुके हैं। तो कांग्रेस के पास थोड़ा सा प्लानिंग के साथ साथ वो जो वफादार लोग हैं, जो वफादार विधायक हैं, उनकी थोड़ा सा संकट है, क्योंकि उन वफादार कांग्रेस के प्रति नहीं है, वो छत्रप के प्रति ज्यादा वफादार हैं। और छत्रपों की वफादारी की वजह से देखिए बहुत सारे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के, वो नहीं चाहते कि एक नई पीढ़ी आगे आ रही है, उसमें जीतू पटवारी है, उमंग सिंगार है। यदि इनके नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव बिना संकट के जीत जाते तो उनके श्रेय था। तो जिन लोगों को श्रेय नहीं मिलेगा वो इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सारे विधायक एकजुट रहे। ये राज्यसभा के तीसरे जो सीट है उसका चुनाव नहीं, बल्कि ये तो वफादारी का टेस्ट है।